हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, घटना चक्र आज दृष्टि करंट अफेयर जो कि अति महत्वपूर्ण मैगजीन है। यूपी पीसीएस हो, आरओ का एग्जाम हो, अदर स्टेट लाइक यू बीपीएससी का एग्जाम जो है, इन सभी के लिए अच्छी मैगजीन है ये रामबाण। इसको अच्छे से आप घोर के पी जाइएगा। ज़्यादातर प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ का हो, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर को देखते हुए। तो घटना चक्र जो आई दृष्टि वन लाइनर हम लोग कवर कर रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को कवर किया जा चुका है 2 लेक्चर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है घटना चक्र का जो है आर्थिकी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो प्रीवियस यदि लेक्चर आपने कवर नहीं किया है, जाकर के कवर कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है। तो वन लाइनर आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, और वीडियो को सुनना है तो आप सिंपली जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक है आपका आर्थिक घटनाक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास अमरावती महाराष्ट्र में किया गया। पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। पीएम प्रधानमंत्री होगा पीएम से। अब यहाँ पर जो है यम का मतलब क्या है? तो यम का यहाँ पर जो फुल फॉर्म यम है वो है मेगा हो जाएगा। आई से जो है वो इंटीग्रेटेड है, टी से टेक्सटाइल है, आर से आपका रीजन्स होगा, और ए से हो जाएगा अपैरल। तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार के द्वारा पीएम मित्र पार्क की स्थापना कितनी होगी? तो 7 जो है पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। तो महाराष्ट्र में होगा अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास, जो कि 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो 7 जो पार्क स्थापित होंगे उनको आप एक सरसरी निगाह से देखिए, जैसे कि आपका विरुधनगर तमिलनाडु में होगा, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी हो जाएगा गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटका में, धार जो होगा वो एमपी मध्य प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। और 7वां आप जानते हो अमरावती महाराष्ट्र में हो गया है। तो इन 7 आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में, या यूपी से ही पूछ ले कि यूपी में कहाँ होगा, तो लखनऊ में। तो कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को केंद्र सरकार ने हाल ही मंजूरी प्रदान की है? तो 7। उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इनको आप एक सरसरी निगाह से जरूर याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है एलिमिनेट कर ले जाएं। तो विरुधनगर तमिलनाडु का, वारंगल तेलंगाना का है, नवसारी गुजरात होगा, कलबुर्गी कर्नाटका है, धार एमपी का, और यूपी का लखनऊ है, और महाराष्ट्र का अमरावती में। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है? चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा है तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? यह सितंबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 27वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2024, 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह मुंबई में आयोजित किया गया है। कहाँ? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की परियोजना है लैब मित्र। इस लैब मित्र को इस राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2024 जो कि मुंबई में आयोजित रहा, यहाँ पर ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल में जो है श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जो जीता है वह परियोजना है उत्तर प्रदेश की लैब मित्र। लैब मित्र पहल का जो शुभारंभ हुआ है वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो यूपी स्पेशल के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहा है आपका। अगला है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी इफेक्स 2024 का उद्घाटन किया है? यह जितिन प्रसाद हैं, केंद्रीय मंत्री। बाकी हेल्थ मिनिस्टर सेंटर का आप जानते हो जेपी नड्डा के पास है। आगे आप देखिए नाइट फ्रैंक है। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 है। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जो कि नाइट फ्रैंक की है, इसमें यानी Q2 की रिपोर्ट है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो नाइट फ्रैंक द्वारा जो अगस्त 2024 में रिपोर्ट है प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर मनीला फिलीपींस का है, जो कि 26% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? तो पहले स्थान पर फिलीपींस का मनीला है, दूसरे स्थान पर अपने भारत का मुंबई शहर है, महाराष्ट्र का। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक जो शीर्षक वाली पुस्तक है, यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? याद रखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो यह 25वां संस्करण जो है जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में जो सेक्स रेशियो होगा, लिंगानुपात, वह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होगी, यानी सेक्स रेशियो 952। तो 2036 में जो सेक्स रेशियो होगा वह 952 यहाँ पर बताया गया है इस पुस्तक में। तो यह 25वां संस्करण है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो होगा वह 952 है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या भी बताई गई है कि वर्ष 2036 तक जो सेक्स रेशियो 952 और जनसंख्या जो है वो 152.2 करोड़ हो जाएगी। कितना? 152.2 करोड़ उम्मीद जताई जा रही है। अगला प्रश्न है कि किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह भारत। तो भारत की मेज़बानी में 6 से 8 अगस्त 2024 को प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी मेज़बानी में? अपने प्यारे भारत की मेज़बानी में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बन गई है? तो वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक जो प्राप्त करने वाली कंपनी है, यह वॉलमार्ट कंपनी। कौन सी? वॉलमार्ट है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ग्लोबल 500 जो सूची है, इसमें शीर्ष पर वॉलमार्ट कंपनी है और वहीं पर भारत की जो 9 कंपनियां हैं इसमें जो है वो शामिल हैं। तो इन 500 की सूची में भारत की 9 कंपनियां हैं, जहां पर शीर्ष रैंक जो पाने वाली है, ओवरऑल रैंकिंग जो है वो वॉलमार्ट की नंबर 1 पर है। इंडिया की जो कंपनियां 9 हैं उनमें से जो टॉप पर है, ओवरऑल रैंकिंग 86 है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है भारत की वह कंपनी है जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत में नंबर 1 है। ओवरऑल रैंकिंग 86वीं है और वॉलमार्ट जो है वो पहली कंपनी है, पहली सीट्स पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? किसानों से इलेक्शन रहा है ना, तो किसानों से सभी जो फसलें हैं वो MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो है हरियाणा। तो कौन सा राज्य है किसानों से सभी जो फसलें हैं उनको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा? यह पहला राज्य बना है भारत का, यह है हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर है? अलौह धातु क्षेत्र की अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, विश्व में अपना जो भारत है एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। तो एल्यूमिनियम में जो है वो दूसरे स्थान पर है और चूना उत्पादकों में जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो एल्यूमिनियम में दूसरा, चूना में तीसरा और आयरन जो है यानी लौह अयस्क में चौथा है। तो यहाँ आपने देखा दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम है दूसरे पे है। चूने की अगर बात करोगे तो चूने पर जो है वो दूसरे पर है और लौह अयस्क में जो है वो चौथी पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जो जारी रिपोर्ट है, यानी कि WTO की रिपोर्ट है विश्व व्यापार सांख्यिकी। विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट है किसकी? WTO की। तो इसके अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर जो कृषि उत्पाद निर्यात है, इसमें 8वें नंबर पर अपना भारत है। तो भारत किस नंबर पर है? 8वें नंबर पर है कृषि उत्पाद निर्यात में। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश में है कितने जिले? 75 जिले हैं। तो इन 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने के लिए मामले में किसमें? डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का जो आकलन कराने वाला है वह देश का पहला राज्य अपना बना है, प्यारा उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य।
किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? चावल, तो धान का कटोरा, कटक, उड़ीसा। तो यहाँ पर जो है चावल एटीएम जो है लॉन्च किया गया है, कहाँ? उड़ीसा में चावल एटीएम लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया गया? किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उड़ीसा। उड़ीसा में आप जानते हो बीजेपी की सरकार है। इस एटीएम का क्या नाम है? नाम क्या है इस एटीएम का? तो यह अन्नपूर्ति अनाज एटीएम के नाम से है, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम जो कि 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। तो 24/7 होगा। 5 मिनट में 50 किलोग्राम जो अनाज ये देगा एटीएम। तो चावल एटीएम लॉन्च करने वाला जो राज्य है वह उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, नाम याद रखना, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, अन्नपूर्ति अनाज। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है? किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा, मुंबई का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पर जो है ये भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन, इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस आरओ के लिए, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है? तो जुलाई 2024 में किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई? यह उत्तर प्रदेश की नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को। नाम क्या है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक है 2024। तो इसको जो है मंजूरी प्रदान की गई है किस लिए? कि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में जो है स्थापित करना है। तो इसके उद्देश्य से जो है इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है जुलाई 2024 में। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो इस कानून को लागू करने वाला कौन सा कानून? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण जो विधेयक है यह एक्ट बनेगा। तो ऐसा करने वाला ये उत्तर प्रदेश चौथा है। कौन सा? चौथा। इसके पहले कर चुके हैं गुजरात वाले, कर्नाटक और राजस्थान वाले। तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश जो है वो चौथा राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो उत्तर प्रदेश जो निर्माण क्षेत्र का बोर्ड का अध्यक्ष होंगे वह सीएम होंगे। कौन? सीएम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम है कौन? योगी आदित्यनाथ जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो आरबीआई ने जो है किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ, तो 4 आसियान कंट्री जो केंद्रीय बैंक हैं उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसमें शामिल होने के लिए? यह प्रोजेक्ट नेक्सस होगा। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 4 आसियान कंट्री जो उनके केंद्रीय बैंक है उनके साथ जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर जुलाई 2024 में किया है। किसने? आरबीआई ने। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिए एसबीआई दे देंगे, आरबीआई देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल बैंक होगा अपने भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक। प्रोजेक्ट नेक्सस है कि जिसमें आरबीआई ने जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसकी शुरुआत जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS के इनोवेशन हब द्वारा की गई थी। तो BIS के द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट नेक्सस की संस्थापक सदस्य जो है वो है भारत अपना। तो प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक सदस्य भी अपना भारत है। ठीक है, याद रखिएगा, संस्थापक सदस्य भी है अपना भारत। इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य है तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। तो बस एग्जाम में टर्म से खेल लेंगे कि प्रोजेक्ट नेक्सस संबंधित है, तो आप याद रखिएगा तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? विश्व एयरलाइंस पुरस्कार स्काई ट्रैक्स का है। इसमें किस भारतीय एयरलाइंस को जो है दक्षिण एशिया की, तो साउथ एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मान जो मिला है यह विस्तारा है। किसको? विस्तारा एयरलाइंस को। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका स्टेट बैंक ऑफ
यानी RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक का है, ठीक है। तो RBI को जो है ये लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले भारत के 3 राज्य हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरा कर्नाटका है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। यह टॉप 3 स्टेट हैं जो कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है। क्षमता वृद्धि, पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले टॉप 3 हैं गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? देश का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कोल है तो याद रखिएगा, उससे संबंधित ज़्यादातर आप झारखंड। तो कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो कि अंडरग्राउंड है देश का पहला, तो केंद्र सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा, यह झारखंड में। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 है रिव्यू। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जो है वो जारी कौन किया है? एम्बर ने जारी किया है, जो कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो इस रिव्यू रिपोर्ट में जो है शीर्ष जो सौर ऊर्जा उत्पादक देश है वह चाइना नंबर 1 पर है। चाइना यहाँ पर प्रथम है, दूसरे पर USA है और तीसरे पर अपना प्यारा भारत है। तो विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादक के मामले में अपना भारत तीसरे नंबर पर है। पहले पर चाइना, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA है। और यह जो रिपोर्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, यह एम्बर के द्वारा जारी किया गया है, जो कि एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट है, इसके अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों की जो है लिस्ट दी गई है, में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो शीर्ष 50 में सबसे 50 जो अमीर शहर हैं, इसमें मुंबई को 24वां स्थान मिला है और दिल्ली को 37वां स्थान है। तो मुंबई को कौन सा है? 24वां है और दिल्ली को जो है 37वां स्थान मिला है। तो यह वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 है। इसके अनुसार भारत के 2 शहर जो है वो शामिल हुए हैं टॉप 50 में। तो उनमें मुंबई नंबर 1 पर है भारत में, दूसरे पर जो है दिल्ली है। ओवरऑल रैंकिंग 24 है और दिल्ली की 37 है। अगली रिपोर्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 है। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता यानी भारत के बाहर जो इंडियन रह रहे हैं, उन्होंने जो पैसा भेजा है उसमें आप देखेंगे तो भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, भारत से ज़्यादा लोग रह भी रहे हैं भारत, तो वहाँ से पैसा भेजने में प्राप्तकर्ता सबसे ज़्यादा वो भारत है, सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता देश। इसके बाद देखिएगा, चाइना मत लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको है, ठीक है। तो पहले पर भारत, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर फिलीपींस है और 5वें पर फ्रांस है। तो ये टॉप 3 जरूर याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 है। इसमें भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक जो है वो किसकी है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है रैंक है दिल्ली की, जो कि ओवरऑल रैंकिंग 350वीं रैंक है। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वो दिल्ली को मिला है। ओवरऑल रैंकिंग 350वीं है। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 है। इस सूची में शीर्ष स्थान वाले जो शहर हैं वह न्यूयॉर्क है। तो ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में न्यूयॉर्क टॉप पर है, दूसरे पर लंदन है, तीसरे पर सैन जूस है और टोक्यो है जापान का चौथी नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड, तो अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अंकटाड का नाम होगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद जरूर रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार और ट्रेड के नाम से होगा, यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से अंकटाड को। तो अंकटाड जो है अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, PCS हो, ROE हो, इन सभी में। तो याद रखिएगा, अंकटाड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है ना। आगे आप देखिए, मानव विकास संस्थान IHD है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? यह भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के नाम से है।
तो मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के नाम से है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत ब्रांड सीमा कौन सा है? तो सबसे मजबूत बीमा जो ब्रांड है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा यह LIC है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम। तो 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार है विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारत का LIC है। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला जो प्राइवेट बैंक होगा वह होगा HDFC बैंक। इस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? यह नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है किस लिए? नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का 13वां विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। तो WTO का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है कौन सा मंत्री स्तरीय कहाँ हुआ है? आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वह हैदराबाद में आयोजित हुआ है। याद रखिएगा 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन है कहाँ दोस्त? हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? यह कर्नाटका जो कि समूह 1 में है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में असम है और चंडीगढ़ जो है समूह 4 में है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है 4 समूह जो है बांटा गया है। तो जिसमें समूह 1 में कर्नाटका, समूह 2 में आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में असम है और समूह 4 में आप देखेंगे तो यह चंडीगढ़ है। यानी आप कहते हैं यहाँ पे 4 समूह जो दिए गए हैं बड़े राज्य में कर्नाटका, फिर मध्य होले, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट वाले हो जाएंगे असम, आपका यहाँ केंद्र शासित चंडीगढ़ होगा। इस तरह आप देखिए तो समूह 1, समूह 2 और समूह 3, समूह 4 है कर्नाटका, आंध्र, असम, चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का जो 62वां सत्र रहा है इसकी अध्यक्षता 5 से 14 फरवरी 2024 के बीच अपने भारत ने की है। किसने? भारत ने। तो सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र अध्यक्षता किसने की? भारत ने। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पर राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। तो भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, राजनांदगांव में। फोर्ब्स की रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो विश्व की सबसे मजबूत जो करेंसी है वो कुवैती दिनार है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो चौथा भारत का है, पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है और चौथे पर अपना प्यारा भारत है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो यह खुर्जा उत्तर प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यूपी स्पेशल है आपका। खुर्जा उत्तर प्रदेश में भारत में जो है पहला वितरण केंद्र खोला गया है। अमेरिकी कंपनी एरोस्पेस कंपनी है। तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी कौन सी? बोइंग। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस जो रिपोर्ट है यह नीति आयोग की रिपोर्ट है।
किसने? नीति आयोग ने जारी किया है। तो यह अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.7% से घटकर 22-23 में कितनी रह गई है? तो 11.8% जो है रह गई। तो 29-17 से घटकर के 13-14 में 29-17 बहुआयामी जो निर्धनता रही वो घटी है, 22-23 में ये 11.28 हो गई है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो यह 24.82 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाला गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? यह उत्तर प्रदेश के लोग हैं, 5.94 करोड़ है। तो यहाँ पर जो है ये आपका मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी निर्धनता वाली रिपोर्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से जो रिपोर्ट जारी की गई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। 13-14 में 29.17 जो बहुआयामी निर्धनता थी भारत में वो घटकर 22-23 में 11.28 रह गई है। लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो 24.82 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकले मल्टी डायमेंशनल। और कौन सा राज्य होगा? तो राज्य याद रखिएगा अपना उत्तर प्रदेश है, क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा है तो सर्वाधिक लोग यहीं से जो है बाहर निकले हैं। तो 5.94 करोड़ लोग निकले हैं गरीब। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? यहाँ पर आपका दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसकी 54वीं जो वार्षिक बैठक है वो कहाँ संपन्न हुई? तो यह दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में। किसने? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को इसने जारी किया है। तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसी के साथ पूरा का पूरा जो आर्थिक घटनाक्रम था वो आपका कंप्लीट हो गया है।